आप सबों को मेरा नमस्ते। ह्यूमन वैल्यूज़ इन मध्यस्थ दर्शन इस कोर्स में आप सबों का स्वागत है। मेरा नाम श्याम कुमार है। मैंने आईआईटी कानपुर से अपना बीटेक और पीएचडी केमिकल इंजीनियरिंग से किया है। 2004 में मेरा इस दर्शन से परिचय हुआ था और तब से इस पूरी बात को समझने के क्रम में, जीने के क्रम में मैं प्रयास कर रहा हूँ। उसी क्रम में जितनी बातें हमको समझ में आई हैं या जिसका एक अनुमान बना है और जो लोगों के लिए भी उपयोगी लगती हैं, उनको दूसरों के साथ शेयर करने का, चर्चा और संवाद पूर्वक दूसरों तक पहुंचाने के प्रयास को भी हम लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस काम को करने में पूरी एक बड़ी टीम है जो सभी ओर से लगी हुई है और प्रयास कर रही है। तो यहाँ पर भी जो मैं प्रस्तुति कर रहा हूँ, इसके पीछे उस पूरे टीम का योगदान है और उसी टीम के एक सदस्य के रूप में इस प्रस्तुति को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। कुल 42 लेक्चर होंगे। प्रति सप्ताह इसमें हम 3 लेक्चर के काम को करेंगे और समझ को पुष्ट करने के दृष्टिकोण से कोर्स में आवश्यकतानुसार कुछ असाइनमेंट्स दिए जाएंगे होमवर्क के रूप में, गृह कार्य के रूप में। तो कुल 42 लेक्चर पर हम लोग बात करेंगे और प्रति सप्ताह 3 लेक्चर के डिस्कशन के काम को हम लोग करेंगे और जहाँ जहाँ भी ज़रूरत होगी आवश्यकतानुसार समझने के दृष्टिकोण से हम असाइनमेंट्स को साथ में करते जाएंगे। तो इस कोर्स के पहले 5 लेक्चर में देखेंगे तो मानव मूल्य क्या है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों हम इस कोर्स का अध्ययन कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, उसको समझने का काम करेंगे। फिर मूल्यों को समझने के लिए, मानव मूल्यों को समझने के लिए दर्शन की क्या आवश्यकता है, दर्शन के साथ इसका क्या अंतर संबंध है, इस पर हम समझने का कोशिश करेंगे। तो मानव मूल्य क्या है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसकी प्रासंगिकता क्या है और इनका दर्शन के साथ अंतर संबंध क्या है, इन विषयों पर हम धीरे धीरे बात करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जैसा कि इस कोर्स का टाइटल हम लोगों ने देखा, ह्यूमन वैल्यूज़ इन मध्यस्थ दर्शन है, तो उस कोर्स के डिटेल में जाने के पहले ह्यूमन वैल्यूज़ यानी मानव मूल्य को समझना, फिर दर्शन क्या है इसको समझना और मूल्यों का दर्शन के साथ अंतर संबंध क्या है इसको समझना आवश्यक है। फिर इतना समझने के बाद, इतने बैकग्राउंड के साथ हम मध्यस्थ दर्शन को आगे विस्तार से समझने का काम करेंगे। तो पहले 5 लेक्चर के अगर लेक्चर प्लान को देखेंगे तो पहले लेक्चर में हम इस बात पर बात करना चाहते कि मानव मूल्य का तात्पर्य क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है, कि जिस मानव मूल्य की हम बात करने जा रहे हैं, इस मानव मूल्य का मतलब क्या है, इसकी आज के दिन ज़रूरत क्या है, क्यों हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्या महसूस हो रही है। इसी आवश्यकता महसूस होने को दूसरे लेक्चर में हम इस बात से कनेक्ट करना चाहेंगे कि इस कोर्स की आवश्यकता के संदर्भ में मूल्यों का दर्शन से क्या अंतर संबंध है, कि हम मानव मूल्य को समझने के संदर्भ में किसी दर्शन को क्यों समझना चाह रहे हैं। तो किसी भी मूल्यों को समझने के लिए दर्शन को समझना क्यों ज़रूरी है, उसका दर्शन के साथ क्या अंतर संबंध है, इसको हम समझना चाहेंगे दूसरे लेक्चर में। और जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने इस कोर्स में मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन करने को तय किया है, तो मध्यस्थ दर्शन की कुछ मुख्य विशेषताएं क्या हैं, कुछ यूनिकनेस क्या है, कुछ खास बातें क्या हैं, जिसके आधार पर या जिसके कारण हमने इस दर्शन के अध्ययन को तय किया है, उसको हम तीसरे लेक्चर में बात करेंगे। चौथे लेक्चर में हम इस बात पर बात करना चाहेंगे कि इस मध्यस्थ दर्शन को समझने के क्रम में, जीने के क्रम में, हम आप तक पहुंचने के क्रम में बहुत सारे लोगों ने अनेकों प्रकार से योगदान दिया है। तो जिन मनुष्यों ने भी इसको समझने के क्रम में, इसको जीने के क्रम में, इसको लोगों तक ले जाने के क्रम में योगदान देने का काम किया है, उनके प्रति हमारा क्या भाव बनता है, उसको कृतज्ञता के रूप में पहचाना है। तो चौथे अध्याय में हम कृतज्ञता को समझने का, परंपरा के प्रति उसको अभिव्यक्त करने का, उसकी आवश्यकता क्या है, इसको समझने का काम करेंगे। और 5वें लेक्चर में ये जो मध्यस्थ दर्शन, अस्तित्वमूलक मानव केंद्रित चिंतन, ये दोनों उसी एक वास्तविकता के नाम हैं। चाहे हम उसे मध्यस्थ दर्शन कहें, चाहे अस्तित्वमूलक मानव केंद्रित चिंतन कहें,
तो इस मध्यस्थ दर्शन या अस्तित्वमूलक मानव केंद्रित चिंतन का तात्पर्य क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है, क्यों ये नामकरण किया गया है, इसको हम 5वें लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग अब पहले लेक्चर से चर्चा को शुरू करते। तो जो पहला लेक्चर है मानव मूल्य का तात्पर्य, इसकी आवश्यकता एवं प्रासंगिकता, इसको हम समझने का कोशिश करते हैं कि मानव मूल्य क्या है और आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी क्या आवश्यकता है, इसकी क्या प्रासंगिकता है। तो मूल्य या मौलिकता को देखें तो वो महत्वपूर्ण आधार है, वो निश्चित आधार है जिससे किसी इकाई की पहचान होती है। जैसे सोने को अगर देखें तो उसकी अपनी एक मौलिकता है, लोहे की अपनी एक मौलिकता है। इन मौलिकताओं को पहचान करके ही, उन विशेषताओं को पहचान करके ही हम किसी धातु की ठीक ठीक पहचान कर पाते हैं। उसी तरह से देखें तो आम के वृक्ष की अपनी मौलिकता है, नीम के वृक्ष की अपनी मौलिकता है। मौलिकता का तात्पर्य उन गुणों से है, उन विशेषताओं से है जिसके आधार पर हम उस इकाई की निश्चित पहचान कर पाते हैं। तो अगर आम के वृक्ष को देखें तो उसके कुछ गुणों के आधार पर, उसकी कुछ विशेषताओं के आधार पर उसकी पहचान होती है। नीम के वृक्ष को देखें तो उनके कुछ गुणों के आधार पर, उनकी कुछ विशेषताओं के आधार पर उसकी पहचान होती है। उसी तरह से अगर पशु पक्षियों में देखें तो गाय की अपनी कुछ मौलिकता दिखाई देती है, कुत्ते की अपनी कुछ और मौलिकता दिखाई देती है। और ये सब इकाइयाँ जब तक एक इकाई के रूप में बनी रहती हैं तब तक अपनी उस निश्चित मौलिकता को व्यक्त करती रहती है। तो एक गाय जब तक गाय के रूप में स्वस्थ है, जीवित है, तब तक अपने में उन सभी मौलिकताओं को बना करके रखता है जिसके आधार पर उसकी एक गाय के रूप में पहचान हो पाती है। ये मौलिकताएं सामान्य रूप से उसके रंग, रूप, आकार, आहार, विहार, स्वभाव आदि से संबंधित होती हैं और ये मौलिकताएं जीने में, आचरण में व्यक्त होती हैं। तो अगर आप किसी नीम के पौधे को देखें, आम के पौधे को देखें तो उसका अपना कुछ रूप होता है, उसका अपना कुछ रंग होता है, उसका कुछ आकार होता है। इन सबों के आधार पर हम उस इकाई की, उस आम के वृक्ष की या उस नीम के वृक्ष की पहचान कर पाते हैं। इसी तरह जीव जंतुओं में भी गाय को देखें या कुत्तों को देखें तो उनका अपना एक रंग है, रूप है, आकार है, कुछ गुण हैं, कुछ आहार विहार की प्रवृत्ति है, कुछ उनका अपना स्वभाव है। इन सबों को पहचानने के आधार पर हमें उस इकाई की पहचान हो पाती है। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि मानव की मौलिकता क्या है। अगर हम मानव के समझने की बात कर रहे हैं तो मानव की क्या मौलिकता है, मानव की क्या विशेषता है जिसके आधार पर मनुष्य की मूलभूत पहचान होती है। दूसरे शब्दों में किन गुणों के आधार पर, किन विशेषताओं के आधार पर हम मनुष्य को मनुष्य के रूप में पहचान पाते हैं, उस पर हम बात करना चाहते हैं। यानी कि परस्परता में जीते हुए हम मनुष्यों के निश्चित आचरण का स्वरूप क्या है, किन गुणों के होने से, किन स्वभावों के होने से, किन मूल्यों के होने से हम एक आदमी की तरह जी पाते हैं, अपने निश्चित मानवीय आचरण को व्यक्त कर पाते हैं, उन मूल्यों को हम समझना चाहते हैं। तो मनुष्य का अध्ययन करने पर हम ये पाते हैं कि हम मनुष्य भी एक दूसरे की परस्परता में जीते हुए एक दूसरे से कुछ निश्चित आचरणों की ही अपेक्षा करते हैं। जैसे परस्परता में एक दूसरे से जीते हुए अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि आपको विश्वासपूर्वक जीने की एक दूसरे से अपेक्षा होती है, सम्मानपूर्वक जीने की अपेक्षा होती है, या अविश्वासपूर्वक और अपमानपूर्वक जीने की अपेक्षा होती है, तो हमारा उत्तर बहुत साफ है कि हम परस्परता में एक दूसरे के साथ अपेक्षा तो विश्वासपूर्वक जीने की ही रखते हैं, सम्मानपूर्वक जीने की ही रखते हैं। भले ही स्थिति परिस्थिति की बाध्यतावश हम कई बार अपमानपूर्वक जी रहे हों, अविश्वासपूर्वक जी रहे हों, किंतु ये भाव हमको सहज रूप में स्वीकार नहीं होते और हम परस्परता में दूसरों से ऐसे आचरण की अपेक्षा नहीं रखते।
बल्कि जब कभी भी कोई दूसरा हमारे साथ अपमानपूर्वक जीता है तो हमें उसकी शिकायत होती है, वो हमारे संबंध में समस्या का कारण बनता है। तो अगर सम्मान के भाव से जीना, विश्वास के भाव से जीना मानव को परस्परता में एक दूसरे से अपेक्षित है, तो यही मानव की मौलिकता है। रंग, रूप, आकार आदि मनुष्य का होने पर भी अगर हमारा भाव अमानवीय है, हमारा आचरण अमानवीय है, तो ऐसे मनुष्य को हम एक विकसित मनुष्य के रूप में, एक समझदार मनुष्य के रूप में नहीं पहचानते। हमारा रंग, रूप, आकार इन सबों के साथ साथ कहीं न कहीं मानवीय गुणों का होना, मानवीय भावों का होना, मानवीय स्वभावों का होना जरूरी है एक आदमी की तरह व्यवस्थित होकर के जी पाने में। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये बात भी दिखता है कि वही मनुष्य कुछ लोगों के साथ कुछ समय सम्मानपूर्वक जीता हुआ दिखाई देता है, कुछ लोगों के साथ कुछ समय अपमानपूर्वक जीता हुआ दिखाई देता है। तो मनुष्य के आचरण को अगर देखें तो अभी सामान्य रूप से वो बहुत बार बदलता हुआ दिखाई देता है। वही मनुष्य एक समय सम्मान, स्नेह, विश्वास जैसे भावों के साथ जीता है, दूसरे समय अपमान, द्वेष, विरोध, अविश्वास जैसे भावों के साथ भी जीता रहता है। अगर इसके कारण को समझने जाएं कि मनुष्य के इस अमानवीय आचरण का, अनिश्चित आचरण का कारण क्या है, तो दो मुख्य कारण उसके समझ में आते हैं। पहला मुख्य कारण ये समझ में आता है कि मानवीय भाव क्या हैं उसको हम ठीक ठीक नहीं समझ पाए और उसे अपनी परस्परता की आवश्यकता के रूप में हम नहीं देख पा रहे हैं कि ये मूल्य क्या हैं, ये भाव क्या हैं, मनुष्य की परस्परता में कैसा जीना हम सबों को स्वीकृत है, या तो उसको हम ठीक ठीक समझ नहीं पा रहे हैं, उसको अपनी एक ज़रूरत के रूप में नहीं देख पा रहे। एक कारण तो ये समझ में आता। दूसरा, कई बार ये भी दिखता है कि हम मानवीय भावों की ज़रूरत को महसूस तो करते हैं, विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों की परस्परता में ज़रूरत तो महसूस करते हैं। अपने परिवार में जीते हुए, संबंधियों के साथ जीते हुए हमको इसकी आवश्यकता तो लगती है, लेकिन जो भी स्थिति परिस्थिति उस समय हमारे परिवार की, समाज की होती है, उसमें इन भावों के साथ कैसे जिया जाए, इस बात की क्लैरिटी नहीं होने के कारण, इसकी स्पष्टता का अभाव होने के कारण भी हम बहुत बार चाह करके भी वैसा नहीं जी पाते। तो ये दो कारण मुख्य रूप से मनुष्य के अमानवीय आचरण के, अनिश्चित आचरण के दिखते हैं कि या तो हम मानवीय भावों को ही ठीक ठीक नहीं समझें, शब्दों के रूप में हमें विश्वास पता हो, सम्मान पता हो, स्नेह पता हो, पर वो वास्तविकता क्या है उसको हम ठीक ठीक नहीं समझ पाए हैं, उसको अपनी एक आवश्यकता के रूप में नहीं स्वीकार पाए हैं, उसको अपने में सुनिश्चित करने के लिए नहीं प्रयास किए हैं। या तो ये कारण दिखता है, या उसकी आवश्यकता महसूस होने के बावजूद भी जो स्थिति परिस्थिति है हमारी, उन स्थिति परिस्थिति में इन भावों के साथ कैसे जिया जाए इसकी स्पष्टता नहीं है। तो ये दोनों कारण से कहीं न कहीं समस्या होती रहती है। तो इस कोर्स में हम मानव के उन सभी भावों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमको सहज रूप में स्वीकार होते हैं, वही हमारी मौलिकता है। साथ ही जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हर स्थिति परिस्थिति में इन भावों के साथ कैसे जिया जाए उसको भी समझने का कोशिश करेंगे। तो बहुत सामान्य भाषा में कहें तो मानव मूल्य वो मूल्य हैं जिनके होने से आदमी आदमी की तरह जी पाता है, तथा जिनके अभाव में आदमी रंग रूप से भले ही आदमी जैसा दिखे, किंतु एक मानव जैसा मानवीय आचरण, मानवीय व्यवहार नहीं कर पाता। यानी एक आदमी को आदमी की तरह व्यवस्थित होकर के जी पाने के लिए जिन मूल्यों की आवश्यकता है वही मानव मूल्य हैं। विश्वास, सम्मान, स्नेह इन मूल्यों के कुछ उदाहरण हैं। जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इन मूल्यों को विस्तार करके देखेंगे, लेकिन बहुत संक्षेप में अगर यहाँ पर कहना चाहें तो मानवीयता ही मानव मूल्य है और मानवीयतापूर्वक जीना ही निश्चित मानवीय आचरण है। इसके अभाव में
आदमी की तरह रंग रूप आकार से दिखते हुए भी हम वैसे भावों के साथ, वैसे आचरणों के साथ नहीं जी पाते हैं जो परस्परता में स्वीकृत हो। तो बहुत संक्षेप में अगर कहें तो मनुष्य एक भाव प्रधान इकाई है। हमारे भाव ही क्रमशः हमारे विचार एवं फिर व्यवहार में अभिव्यक्त होते हैं। तो अगर हमारे अंदर आपके लिए सम्मान का भाव है तो हमारे विचार में यही बात चलती है कि सम्मान के भाव को हम आपके साथ कैसे व्यक्त कर सकें। एक बार विचार में उसकी क्लैरिटी हो जाए, उसकी स्पष्टता हो जाए, तो हम उस सम्मान के भाव को अपने व्यवहार में भी व्यक्त कर पाते हैं। तो आपको नमस्ते बोल करके, पैर छू करके, अभिवादन करके, किसी न किसी रूप में हम सम्मान के भाव को व्यवहार में व्यक्त कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे अंदर आपके लिए अपमान का भाव है तो जाने अनजाने विचार में भी यही बात चलती है कि इस अपमान को हम कैसे दूसरे के साथ व्यक्त करेंगे, अगले को अपमानित हम कैसे कर पाएंगे। इसी बात की कहीं ना कहीं योजना, कहीं ना कहीं कार्यक्रम हमारे विचार में चलता रहता है। और चूंकि विचार में योजना, कार्यक्रम एक दूसरे को अपमानित करने के संदर्भ में बन रहा है, इसीलिए कई बार वो व्यवहार में भी वैसा अभिव्यक्त हो जाता है। तो बहुत ठीक से देखेंगे तो हमारे विचार और व्यवहार के मूल में हमारा भाव है। हमारा जिस तरह का भाव होता है उसी अर्थ में हमारा विचार और फिर व्यवहार अभिव्यक्त होता है। तो मानवीय व्यवहार होने के लिए, परस्परता में मानवीयता पूर्वक अभिव्यक्त होने के मूल में हमारे भाव का ठीक होना जरूरी है। तो ये भाव ही मनुष्य की मौलिकता है, ये भाव ही मानव के मूलभूत मूल्य हैं। इन भावों को अपने में सुनिश्चित करने के आधार पर हम अपने में भी तृप्त रहते हैं और परस्परता में चूँकि ऐसे ही भाव हमको एक दूसरे से अपेक्षित हैं, इसलिए इन भावों के साथ जीने पर हमारी परस्परता भी अभिव्यक्त रहती है। अगली महत्वपूर्ण बात इसमें ये देखने की है कि इन मूल्यों को ठीक ठीक समझ करके ही मानव इसे अपने में सुनिश्चित कर पाता है। दूसरे अर्थों में समझपूर्वक ही मानव में मूल्यों की सुनिश्चितता होती है। अगर हमने अपने में विश्वास के भाव को समझने का काम नहीं किया है, सम्मान के भाव को, स्नेह के भाव को समझने का काम नहीं किया है, हर स्थिति परिस्थिति में उस भाव को अपने में कैसे सुनिश्चित बनाए रख सकें और परस्परता में वैसा जी सकें, इस काम को अगर नहीं किया है तो हम चाह करके भी इन मूल्यों के साथ, इन भावों के साथ नहीं जी पाते। तो इन मूल्यों और भावों को अभिव्यक्त करने के लिए पहली मूलभूत ज़रूरत है इन मूल्यों को, इन भावों को ठीक ठीक समझना, समझ करके स्वयं में उसको सुनिश्चित करना। ये पहली मूलभूत ज़रूरत है। एक बार हम इन भावों को समझ पाते हैं, उसको अपने में सुनिश्चित कर पाते हैं, तो फिर दूसरी ज़रूरत है परस्परता में जीते हुए उसको ठीक ठीक अभिव्यक्त कर पाना, ताकि हमारे भाव दूसरों तक पहुंच सकें, संप्रेषित हो सकें। और एक बार हमारे अपने अंदर के भाव ठीक होते हैं, हमारा परस्परता में जीना ठीक होता है, तो दूसरा महत्वपूर्ण काम ये बनता है कि हम दूसरों को भी इसे समझने की और ऐसा जीने की प्रेरणा दे सकें। तो बहुत संक्षेप में देखेंगे तो समझ के अभाव में मानव इन मूल्यों को न तो स्वयं में सुनिश्चित कर पाता है और न ही परस्परता में इनको व्यक्त कर पाता है। इसलिए इन मूल्यों को समझना, समझ करके अपने में सुनिश्चित करना, फिर उसको अपने आचरण में ला पाना, उतार पाना, ये मूलभूत ज़रूरत है दूसरों को कुछ बताने के पहले। कि दूसरों को समझने में सहयोग करना या वैसा जीने की प्रेरणा देना, इसके मूल में ये महत्वपूर्ण है कि हम खुद उन बातों को समझे हैं, हम खुद वैसे आचरण के साथ, वैसे व्यवहार के साथ जी रहे हैं। तो उसी बात को यहाँ पर देखेंगे तो बहुत संक्षेप में लिखा है कि मानव मूल्य वो मूल्य हैं जिनके होने से आदमी आदमी की तरह जी पाता है, तथा जिनके अभाव में
आदमी रंग रूप से भले ही आदमी जैसा दिखे, लेकिन वैसा आचरण, वैसा व्यवहार नहीं कर पाता जो परस्परता में हमें एक दूसरे से अपेक्षित है। तो एक आदमी को आदमी की तरह व्यवस्थित होकर के जीने के लिए जिन मूल्यों की आवश्यकता है वे सभी मानव मूल्य हैं। विश्वास, सम्मान, स्नेह, इनके कुछ उदाहरण हैं जो मूल्य हमको परस्परता में एक दूसरे से जीते हुए अपेक्षित है। उसी को बहुत संक्षेप में हम लोगों ने कहा कि मानवीयता ही मानव मूल्य है और मानवीयता पूर्वक जीना ही निश्चित मानवीय आचरण है। इतने के साथ देखेंगे तो अब हम लोग इस पर बात करना चाहते हैं कि इस कोर्स का आशय क्या है, क्यों हम इस कोर्स का अध्ययन कर रहे हैं, पर्पस क्या है जिसके कारण हम इस पर बात कर रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखने जाएं तो ये दिखता है कि निश्चित मानवीय आचरण को समझ सकें, हर स्थिति परिस्थिति में वैसा जीने की योग्यता विकसित कर सकें, ये इस कोर्स का आशय है। दूसरे शब्दों में वास्तविकताओं को ठीक ठीक समझ पाना, समझ करके अपने आचरण में ला पाना, अपनी ज़िंदगी में उसको उतार पाना, इस आधार पर अपनी वास्तविक ज़िंदगी को पहले से बेहतर बना पाना, ये इस कोर्स का आशय है। क्योंकि हम चाहे एक इंजीनियर हों, चाहे एक डॉक्टर हों, चाहे एक वकील हों, हम पेशे से किसी भी काम को कर रहे हों, रोज़गार से प्रोफेशन के रूप में हम किसी भी काम को कर रहे हैं, हम आदमी तो हैं ही। आदमी होने के बाद हम किसी प्रोफेशन के काम को करते हैं, चाहे हम खेती के काम को कर रहे हैं, चाहे हम घर बनाने के काम को हम कर रहे हैं, चाहे हम शिक्षक का काम कर रहे हैं, किसी भी जगह पर हम किसी भी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, किसी भी भूमिका को अदा कर रहे हैं, उसके मूल में हम आदमी तो हैं ही। इसलिए आदमी के ठीक जीने का स्वरूप क्या है, आदमी के व्यवस्थित होकर के जीने का स्वरूप क्या है, उसको समझना हम में से हर मानव की मूलभूत ज़रूरत है। इस ज़रूरत को ध्यान में रख कर के हम यहाँ इस इंजीनियरिंग के कोर्स में इस ह्यूमन वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं। क्योंकि चाहे हम एक मैकेनिकल इंजीनियर हों, चाहे एक केमिकल इंजीनियर हों, चाहे एक अच्छे कंप्यूटर या सिविल इंजीनियर हों, वो सब के साथ एक अच्छा आदमी होना भी उतनी ही ज़रूरत है। तो 4 साल बाद जब हम इस इंजीनियरिंग के कोर्स को पढ़ कर के बाहर निकलते हैं तो हम कंप्यूटर के बहुत अच्छे जानकार हों, ये बहुत अच्छी बात है। हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बहुत अच्छे जानकार हों, ये तो होना ही चाहिए। व्यवसाय के रूप में, प्रोफेशन के रूप में हमारी कुशलता हो, हम एक्सपर्ट हों, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ हम अपने में एक व्यवस्थित ज़िंदगी को जी सकें, परिवार और समाज में भी अपनी भूमिकाओं का ठीक ठीक निर्वाह कर सकें, प्रकृति के साथ भी हमारा जीना व्यवस्थित हो सके, ये योग्यता भी हमारे में विकसित हो जाए तो और अच्छी बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार के एक भाग के रूप में, समाज के एक भाग के रूप में, प्रकृति के एक भाग के रूप में हम जीते ही हैं। थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो ये भी दिखाई देता है कि व्यवसाय के रूप में भी हम किसी कंपनी में जब कभी भी काम कर रहे होते तो किसी भी प्रोजेक्ट पर जब हम काम करते तो एक से अधिक लोगों का समूह, टीम वहाँ पर होता ही है। और अगर उस टीम के बीच का आपस का कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं हो तो हमारा बहुत सारा समय व्यर्थ की चीज़ों में ख़राब हो जाता है। तो एक टीम के रूप में कॉपरेशन के साथ कोऑर्डिनेट करके परस्परता में एक दूसरे के साथ संबंध पूर्वक जीते हुए, व्यवहार को व्यवस्थित बनाए रखते हुए अपने जीने के काम को हम कर सकें, ये समझ होना भी ज़रूरी है। तो बहुत संक्षेप में कहें तो कैरियर के साथ साथ पूरी ज़िंदगी को सुखपूर्वक जीने की प्लानिंग कर पाना आदमी के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अंततोगत्वा कैरियर में भी जो सफलता हम चाहते हैं, ज़िंदगी में जिन ऊंचाइयों को भी हम पाना चाहते हैं, उसके मूल में चाहना तो हमारे सुख समृद्धि पूर्वक जीने की ही है। तो हमारा कैरियर अच्छा हो, हम एक अच्छे व्यवसायी के रूप में यहाँ से पढ़ करके एक अच्छे प्रोफेशनल के रूप में पढ़ करके बाहर निकलें, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन सबों के साथ साथ परिवार के लिए, समाज के लिए, प्रकृति के लिए जो हमारी भूमिका बनती है, जो हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं, उसको भी ठीक ठीक समझ करके वैसा जीने की योग्यता हम अपने में विकसित कर लें तो हम पूरे परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अंततोगत्वा पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकते हैं, एक एसेट बन सकते हैं।
तो ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसको हमने पढ़ लिया, याद कर लिया, परीक्षा में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो गए और हमारा काम पूरा हो गया। बल्कि इसको ठीक ठीक समझ पाना, उसको अपने आचरण में उतार पाना, इस आधार पर अपनी वास्तविक ज़िंदगी को पहले से बेहतर बना पाना, ये इस कोर्स का आशय है। इस दिशा में हम कुछ कदम भी चल सकें तो यही इस कोर्स की सार्थकता है। और निश्चित रूप से जब हम वास्तविकताओं को ठीक ठीक समझते हैं, वैसा जीते हैं, तो इस आधार पर अच्छे नंबर आ ही जाते हैं। तो अच्छे नंबर आना इस कोर्स को समझने का एक बाय प्रोडक्ट है, न कि वही एकमात्र लक्ष्य है। मुझे याद है हम लोगों के यहाँ प्लेसमेंट के दौरान 4 साल के बाद बच्चों से अगर ये पूछा जाता है कि पिछले 4 साल में आपने जिन जिन कोर्सेज़ को किया है उन कोर्सेज़ के सिर्फ नाम बता दें, तो हम में से ज़्यादातर बच्चे कोर्स के नाम तक नहीं बता पाते, अंदर के कंटेंट की बात तो छोड़ दीजिए। तो इस कोर्स का पर्पस ये नहीं है कि आप इसमें से कुछ बातों को याद कर लें, कुछ बातों को अपने एग्ज़ाम पेपर में लिख लें और उन्हीं कोर्सेज़ की तरह साल भर बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद आपको कोर्स का नाम भी याद नहीं हो। बल्कि इनमें से 2-4 बातों को भी अगर आप ठीक ठीक समझ पाए, अपनी ज़िंदगी में ला पाए, इस आधार पर अपने जीने को व्यवस्थित कर पाए, तो यही इस कोर्स की सार्थकता है। और जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था और हम लोग बार बार इस बात को कहते रहते हैं कि जो भी बात यहाँ पर कही जा रही है उसको आपको मानने की ज़रूरत नहीं है, उसको जांच परख करके देखने का ज़रूरत है। और आपकी वास्तविक ज़िंदगी ही इसके लिए प्रयोगशाला है। तो अपनी वास्तविक ज़िंदगी में इसको जी करके देखें। अगर जीने में आपकी ज़िंदगी पहले से बेहतर हो पाती है, आपका सुख समृद्धि समय के साथ बढ़ पाता है, तो आप ऐसा जीने को सोचेंगे ही। तो इतने के साथ सारांश के रूप में जो बात हमने आज की थी उसको बहुत संक्षेप में मैं फिर से बता देता हूँ कि आदमी के रूप में जीते हुए हम स्वयं में एक निश्चित आचरण की अपेक्षा रखते ही हैं। परस्परता में जिन लोगों के साथ भी परिवार में, समाज में, वर्क प्लेस पर, इंस्टीट्यूशंस में हमारा जीना होता है, वहाँ हम एक दूसरे से कुछ निश्चित आचरण की अपेक्षा रखते ही हैं। चूँकि इन निश्चित आचरण की, निश्चित मूल्यों की, निश्चित भावों की हमारी एक दूसरे से अपेक्षा है, इसलिए आदमी जब तक रहेगा तब तक मानवीय मूल्यों को समझने की, वैसा जीने की आवश्यकता बनी ही रहेगी, प्रासंगिकता बनी ही रहेगी। और जब तक मानव जाति के रूप में हम सभी लोग मानव मूल्यों को ठीक ठीक समझ न लें, उसको अपने जीने में उतार न लें, इस आधार पर समाज के रूप में, राष्ट्र के रूप में, विश्व के रूप में व्यवस्थित होकर के जीने को सुनिश्चित नहीं कर लें, तब तक तो इसकी आवश्यकता बनी ही रहेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात हम लोगों ने ये कही थी कि अपने आचरण को व्यवस्थित करने के लिए, अपने व्यवहार को व्यवस्थित करने के मूल में विचार का व्यवस्थित होना ज़रूरी है। और विचार के व्यवस्थित होने के मूल में भाव का व्यवस्थित होना ज़रूरी है। इसलिए जब हम मानवीय मूल्यों की बात करेंगे तो मुख्य रूप से मानवीय भावों के संदर्भ में बात करेंगे, क्योंकि अगर हमारा परस्परता में एक दूसरे के लिए विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भाव ठीक ठीक सुनिश्चित हो जाते हैं, तो हमारा विचार, हमारा व्यवहार ये अपने आप व्यवस्थित होने लगता है। और इस भाव के सुनिश्चित होने के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इन भावों को ठीक ठीक समझ सकें। समझने के बाद उसको अपनी ज़िंदगी में, अपने जीने में सुनिश्चित कर सकें। और ये दोनों भाग होता है तो फिर दूसरों को ऐसा समझने की, ऐसा जीने की प्रेरणा दे सकें। इस रूप में इसका मल्टीप्लिकेशन हो सके, एक से अनेक तक और अनेक से हर एक तक इसके पहुंचने का काम हो सके। तो ठीक से देखेंगे तो मानव के वो मूलभूत भाव जो उनके स्वयं के तृप्तिपूर्वक जीने के लिए आवश्यक हैं एवं जो परस्परता में हमें एक दूसरे से अपेक्षित हैं, वही भाव मानव मूल्य है। इन मूल्यों के साथ जब हम जीते हैं तो अपने में सहज रूप में स्वीकृत होने के कारण हमारे अंदर आराम की स्थिति बनी रहती है, संगीतमयता की स्थिति बनी रहती है। इसके विपरीत अपमान, द्वेष, विरोध जैसे अमानवीय भावों को जितने क्षणों तक भी हम सोचते हैं, उतने क्षण हम अपने अंदर कहीं ना कहीं असहज महसूस करते हैं, परेशानी महसूस करते हैं, समस्या महसूस करते हैं।
उसी तरह से इन भावों को जब हम परस्परता में भी व्यक्त करने जाते हैं तो चूँकि सम्मान का भाव ही हमको परस्परता में एक दूसरे से अपेक्षित है, इसीलिए उस भाव की ही स्वीकृति हो पाती है, उसके आधार पर ही हमारा साथ साथ जीना हो पाता है। वहीं दूसरी ओर अगर अपमान के भाव को हम व्यक्त करते हैं तो परस्परता में एक दूसरे से अपेक्षित नहीं होने के कारण वो संबंध की जगह विरोध का, समस्या का, झगड़े का कारण बनता है। तो मानव के होने के साथ साथ मानव मूल्यों की आवश्यकता है ही। भाषा के रूप में, रंग के रूप में, जाति के रूप में, राज्य में, संप्रदाय में अलग अलग होने के बावजूद भी हम सभी मानव हैं, यही हमारी समानता का मूलभूत बिंदु है। अतः आदमी है तो मानव मूल्यों को समझने की और जीने की आवश्यकता है ही। इस रूप में सर्व मानव के लिए स्वीकृत सार्वभौम मूल्यों को पहचान पाना और परस्परता में जीते हुए उसे सुनिश्चित कर पाना हम सबों की सामूहिक आवश्यकता है। तो एक अच्छे आदमी का स्वरूप क्या हो, इसको समझ पाना, वैसा जीने की दिशा में 2-4 कदम बढ़ पाना, यही इस कोर्स का आशय है। अगली कक्षा के पहले गृह कार्य के रूप में इन 3 बातों की जांच परख करके देखें। पहली तो ये कि आप अपने में संगीतमयता, सहजता, आराम की स्थिति को कब महसूस करते हैं? जब आपके अंदर विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे भाव होते हैं, या जब हमारे अंदर अपमान, द्वेष, विरोध, ईर्ष्या, घृणा जैसे भाव होते हैं। इस बात का जितना जितना आप जांच परख करेंगे उतना उतना इस बात को देख पाएंगे कि विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे मानव मूल्य ही हमारे अंदर सहजता को, संगीतमयता को, आराम की स्थिति को सुनिश्चित कर पाते हैं। जितनी देर भी हमारे अंदर अपमान का, द्वेष का, विरोध का, ईर्ष्या और घृणा का भाव होता है, उतनी देर हम अपने अंदर असहज रहते हैं, परेशान रहते हैं। दूसरी बात ये भी जांच करके देखा जाए कि परस्परता में दूसरे मनुष्य को हमारा कैसा जीना स्वीकृत होता है। विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम पूर्वक जीना, या अपमान, द्वेष, विरोध, ईर्ष्या और घृणापूर्वक जीना। तो यहाँ भी आप देख पाएंगे कि परस्परता में दूसरे मनुष्य को भी ये जो हमारे मानव मूल्य हैं, ये जो मानवीयता है, ये जो मानवीय आचरण पूर्वक जीना है, वही हमको स्वीकृत होता है, वही दूसरे को भी स्वीकृत होता है। तो परस्परता में जब कभी भी हम अपमान, द्वेष, विरोध, ईर्ष्या, घृणापूर्वक जीते हैं तो ऐसा जीने को ही अमानवीय आचरण के रूप में पहचाना गया है, और ऐसा जीना किसी भी दूसरे मनुष्य को स्वीकृत नहीं होता। तीसरे, इस बात की भी जांच परख करके देखें कि समाज आज के दिन जिन प्रचलित समस्याओं को भी फेस कर रहा है, जिनसे जूझ रहा है, उसमें कितनी समस्याएं तकनीकी या व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं और कितनी समस्याएं आदमी के गलत आचरण से जुड़ी हुई हैं। तो तकनीकी या व्यवसाय से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं हैं, उनका सुधार, उनका निराकरण तो हम तकनीकी में कुशलता से, एक्सपर्टीज़ से कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य के आचरण से जुड़ी हुई, मनुष्य के व्यवहार से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, उनका निराकरण करने के लिए तो कहीं ना कहीं आदमी को ही विकसित होने की ज़रूरत पड़ेगी। आदमी को ही मानव मूल्यों को समझ करके उसके अनुरूप जीने की ज़रूरत पड़ेगी। तो समाज की ऐसी 10 समस्याओं की लिस्ट बनाएं जिनसे आज समाज जूझ रहा है, और ये देखें कि उसमें कौन कौन सी समस्याएं तकनीकी या व्यवसाय के निराकरण से, कौन कौन सी समस्याएं तकनीकी या व्यवसाय के ठीक होने से ठीक हो सकती है, और किन किन समस्याओं के ठीक होने के लिए आदमी को ही ठीक होने की ज़रूरत है। ठीक है, इसका जांच परख किया जाए। अगली कक्षा में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।